नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ कमाल के आइडियाज पर बात करेंगे। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल सा है पर बहुत पावरफुल। पैसे के मामले में सक्सेस इस बात से कम तय होती है कि आप कितना जानते हैं और इस बात से ज्यादा कि आप बिहेव कैसे करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, दौलत का असली राज क्या है? कोई ब्रिलियंट दिमाग या बस एक साधारण सा धैर्य? यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है, क्योंकि हम यहाँ इंटेलिजेंस को बिहेवियर के सामने तौलने वाले हैं। अच्छा, इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं। एक तरफ एक चौकीदार और दूसरी तरफ एक टॉप एग्जीक्यूटिव। उनकी कहानियां हमें पैसों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। और इन दोनों में जो फर्क है ना, वो सच में चौंका देने वाला है। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार। उन्होंने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट किया और बस करीब दशकों तक इंतजार किया। नतीजा $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति। और अब दूसरी तरफ देखिए, रिचर्ड फुस्कन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे टॉप एग्जीक्यूटिव। उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया। और यहीं इस किताब का पूरा सार, पूरा मैसेज सामने आ जाता है। देखिए, फुस्कोन के पास नॉलेज की कमी नहीं थी, पर रीड के पास सही बिहेवियर था और आखिर में वही जीता। पैसे के साथ किसी का रिश्ता न, वो मैथमेटिक्स से ज्यादा साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं पहले कोर कॉन्सेप्ट पर। कोई भी पागल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम पैसों को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं, और जाहिर है हर किसी का एक्सपीरियंस एक दूसरे से बहुत अलग होता है। ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। सोचिए, अगर कोई 1970 में पैदा हुआ तो उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को 10 गुना बढ़ते हुए देखा, वाव। पर अगर कोई 1950 में पैदा हुआ तो उसके लिए बाजार लगभग फ्लैट ही रहा। अब ये दो अलग अलग अनुभव शेयर बाजार को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच पैदा करेंगे, है ना? और ये कोड तो इस बात को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। हमारे पर्सनल अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% है, लेकिन हम दुनिया को कैसे देखते हैं उसका 80% हिस्सा बन जाते हैं। हम सब एक छोटी सी खिड़की से दुनिया को देखते हैं और उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। तभी तो जो एक इंसान के लिए बिल्कुल लॉजिकल है वो दूसरे के लिए बिल्कुल पागलपन हो सकता है। ठीक है, अब एक और बड़े फैक्टर की बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लक और रिस्क। सच तो यह है कि लाइफ में हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत से तय नहीं होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख में 1। ये नंबर लक और रिस्क दोनों की ताकत को दिखाता है। ऐसी दो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, पर हमारी लाइफ पर उनका असर बहुत गहरा होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल बिल गेट्स की कहानी है। सोच के देखिए, 1968 में वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। ये चांस 1 in a million था, एक लॉटरी लगने जैसा। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। उनके एक दोस्त थे, केंट इवांस, उतने ही ब्रिलियंट, मगर एक पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये भी एक 1 in a million ट्रेजेडी थी। देखा, एक ही ताकत, बिल्कुल उल्टे नतीजे। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक पर विश्वास करके दूसरे को इनकार नहीं कर सकते। सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ अपनी काबिलियत को दे देना या फेलियर का सारा ठीकरा बुरे फैसलों पर फोड़ देना, ये पूरी कहानी नहीं है। असलियत कहीं बीच में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनेंस की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में से एक की बात करते हैं, और वो है ये न समझ पाना कि बस बहुत हो गया या इनफ इज इनफ कब कहना है। इसके लिए एक बड़ी मशहूर कहानी है। राइटर कर्ट वॉनिंगवुड ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर से कहा कि एक अरबपति ने एक दिन में उतना पैसा कमा लिया जितना हेलर की किताब कैच 22 ने पूरे टाइम में नहीं कमाया। पता है हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। इनफ, बस इतना काफी है वाली फीलिंग। कितनी गहरी बात है ये। आप रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों के बारे में सोचिए। दोनों हद से ज्यादा अमीर और सफल थे। गुप्ता के पास $100 मिलियन थे, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल गए।
मैडॉफ का एक सुपर सक्सेसफुल लेजिटिमेट बिजनेस था, फिर भी उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। सवाल उठता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए इनफ जैसी कोई चीज थी ही नहीं, हमेशा और ज्यादा की चाह थी। और असली जाल यही है, जब आप दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, इस रेस में दौड़ो ही मत। तो चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं। ये उस सुपर पावर के बारे में है जो हम सबके पास है और जो असली दौलत बनाती है, और वो है वक्त की ताकत, द पावर ऑफ टाइम। हाउफुल एक कमाल की एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि आइस एजेस यानी हिमयुग कड़ाके की सर्दियों की वजह से नहीं बनते, बल्कि ठंडी गर्मियों की वजह से बनते हैं, जब बर्फ पिघल नहीं पाती। धीरे धीरे परत दर परत ये विशाल बर्फ की चादरों में बदल जाती है। कंपाउंडिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। शुरुआत में धीमी लगती है, पर वक्त के साथ ये अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देती है। तो जब हम सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट के बारे में सोचते हैं तो हम उनकी इन्वेस्टिंग स्किल्स के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या वही उनकी सफलता का असली राज है? इस नंबर को देखिए, $81.5 बिलियन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है, पर इसकी असली कहानी इसके कॉन्टेक्स्ट में छुपी है। और ये सच में हैरान कर देने वाला है। बफेट की लगभग 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई, और उसमें से $81.5 बिलियन तो उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने। तो ये उनकी इन्वेस्टिंग स्किल्स से ज्यादा इस बात के बारे में है कि वो कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। तो आखिरी सबक यही है, बफेट की असली सुपर पावर उनकी स्किल नहीं बल्कि उनका टाइम है। उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरू किया और दशकों तक, डेकेड्स तक इन्वेस्टेड रहे। यही कंपाउंडिंग का जादू है। ये सबसे ज्यादा रिटर्न पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ठीक-ठाक रिटर्न सबसे लंबे समय तक पाने के बारे में है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब कोई अपने पैसों के बारे में सोचता है तो वो खुद को कौन सी कहानियां सुनाता है? क्या वो कहानियां उनके अपने अनुभवों से बनी हैं? क्या उनमें किस्मत और रिस्क का ध्यान रखा गया है? क्या ये पता है कि इनफ कितना होता है? और सबसे जरूरी, क्या वक्त की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है? इन बातों पर सोचने के लिए आपका शुक्रिया।